हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं पावर वायरिंग, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर का 5th चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल करते हैं, हम इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं जो कि कल आने वाला है। देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, एक 5 HP की पंपिंग सेट मोटर का शक्ति तार स्थापन कीजिए यदि सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज की सप्लाई है और सामग्री गणना कीजिए, लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है क्या, हमको दे रखा है ये हमारा मेन स्विच है, मेन बोर्ड स्विच बोर्ड है, ठीक है, MSB। और ये हमारी 5 HP मोटर है, ठीक है, 5 HP मोटर। और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की ये भी हमारी 1 मीटर की दूरी दे रखी है, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे। हमको अजम्पशन क्या कैसे लिखना है, देखिए अजम्पशन में लिखना है हमें पहले मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है। मोटर की एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे। देखिए ये है, यदि हमारी मोटर की एफिशिएंसी निकालनी है तो यदि हमारी मोटर कितनी हो, यदि हमारी मोटर 1 HP से कम है यानी 12 HP से कम है तो हम अपनी मोटर की एफिशिएंसी कितनी लेंगे, 0.5। और यदि शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर किसका कितना होगा उसका, उसको भी हम 6 ले लो, या 6 यानी कि 1 से अगर कम है, 1 से कम HP की मोटर है तो उसके लिए 0.6 पावर फैक्टर, 0.6 एफिशिएंसी लेंगे, ठीक है। और यदि हमारी 1 HP से 2.5 HP तक की मोटर है तो उसके लिए हम 0.7 से 0.7 ही 0.7 एफिशिएंसी लेंगे, 0.7 हम उसका पावर फैक्टर लेंगे, ठीक है। और यदि 2.5 से और 5 HP 5 एम्पियर, सॉरी 2.5 से और 5 2.5 से और 5 HP तक यदि मोटर का लोड है तो हम उसके लिए 0.75 से 0.75 ही लेंगे, ठीक है। और यदि हमारी जो मोटर है वो यदि 5 HP से 20 HP तक है तो उसके लिए हम पावर फैक्टर कितना लेंगे, उसके लिए पावर फैक्टर लेंगे 0.8। और एफिशिएंसी पावर यानी कि एफिशिएंसी 0.8 लेंगे और पावर फैक्टर भी 0.8 लेंगे। और यदि 20 HP से अधिक है, 20 HP से अधिक है तो उसके लिए कितना लेंगे, 0.9 पावर फैक्टर भी 0.9 लेंगे और एफिशिएंसी भी। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि 20 यानी कि सॉरी यदि 5 HP से 20 HP के बीच कोई हमारा लोड है तो उसके लिए हम एफिशिएंसी और पावर फैक्टर कितना लेंगे, 0.9। और यदि 2 एम्पियर से और 5 एम्पियर के बीच, 2 एम्पियर से और 5 एम्पियर के बीच यदि सॉरी 2 HP से और 2 HP से 5 HP तक लोड है तो उसके लिए हम 0.8 लेंगे। और यदि 2 से कम है तो उसके लिए 0.7 लेंगे। बस ये सोच लो, सरल सरल भाषा याद करनी क्या है, 0 यानी 5 से और 20 तक, अगर 5 HP से 20 HP तक लोड है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 0.9। और यदि 5 HP से कम है तो उसके लिए हम 0.8 लेंगे, सॉरी हाँ 5 HP तक है तो उसके लिए 0.8 लेंगे। और अगर 5 HP से अधिक है, अरे भूला हूँ अभी बताने, देखो दोबारा से, यदि हमारी मोटर का लोड 20 HP से अधिक है तो उसके लिए हम 0.9 लेंगे। और यदि 5 HP से 20 HP के बीच लोड है तो उसके लिए 0.8 लेंगे। और यदि 2 HP से या 2.5 HP से 5 HP के बीच है तो उसके लिए 0.7 लेंगे। और 1 HP से कम यानी एक HP या 1 HP से कम है तो उसके लिए 0.6 लेंगे। और 1 HP से 2.5 HP तक उसके लिए 0.7 लेंगे, ठीक है। यानी यदि 1 HP की मोटर है, 1 HP की मोटर है तो उसके लिए हम कितना लेंगे, 0.7 लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो हमारा हम क्या बात कर रहे थे, अजम्पशन की। तो अजम्पशन में पावर फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो जो हमारी ये HP किसमें आ रही है, 5 HP में आ रही है। तो 5 HP कितना है हमारा, 5 HP से 20 HP तक यदि हमारा लोड है तो उसमें कितना आएगा, 0.8 पावर फैक्टर होगा, 0.8 हमारा मोटर की एफिशिएंसी होगी, ठीक है। अब क्या देखते हैं तीसरे नंबर पर, मेन स्विच मोटर स्विच। क्या है, मेन स्विच मोटर स्विच। और स्टार्टर की ऊंचाई फर्श से कितनी है, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर या फिर 2.5 मीटर भी ले सकते हैं, जितनी भी आपको वायरिंग करनी है उतनी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी इसमें वायरिंग कितनी होगी, HR यानी हॉरिजॉन्टल रन कितनी होगी, 1.5 से 2.5 तक। अब देखते हैं आगे, फाउंडेशन यानी कि जो मोटर की जो फाउंडेशन होती है, जो मोटर रखी होती है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। देखो मैं बताता हूँ कैसी कैसी फाउंडेशन है। जैसे ये आपकी मोटर है, ये आपकी फाउंडेशन बनी हुई है, इस पर आपकी मोटर रखी है, ठीक है। ये आपकी मोटर है, तो जो यहाँ इतनी ऊंचाई है कितनी है, 0.5 है, ठीक है, 0.5 मीटर याद कर लेना। यानी मोटर की फाउंडेशन कितनी है, 0.5 मीटर। अब 7 पॉइंट क्या हमारा, मोटर स्विच व स्टार्टर स्विच दीवार पर लगाया जाता है। मोटर स्विच व स्टार्टर स्विच दीवार पर लगाया जाता है। नंबर 8, मोटर की वायरिंग के लिए, यानी कि यदि एक मोटर है, ध्यान से सुनना, यदि हमारी एक मोटर है तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यदि हमारी एक मोटर है तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए मेन स्विच बोर्ड ही कर लेंगे, ठीक है। और यदि एक से अधिक मोटर है तो उसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयोग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम किस पर, मोटर करंट। मोटर करंट कैसे निकालते हैं, मोटर करंट है हमारा I बराबर Q अपॉन
आई बराबर कितना है, आई बराबर क्यू अपॉन √3, और ये हमारा एफिशिएंसी और वोल्टेज और कॉस्ट यानी पावर फैक्टर। तो हमारा जो कितना दे रखा है 5 HP की मोटर है तो 5 HP, और नीचे √3, और ये हमारा इसकी इफिशियंसी 0.8, 40 वोल्ट, 440 वोल्ट, और पावर फैक्टर कितना है हमारा 0.8, और हमारी 5 HP की। तो जिसमें जो HP होता है वो हमारा कितना होता है 735.5 इंटू 5 अपॉन रूट का मान √3 का मान कितना होता है 1.73, और ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी, वोल्ट हो जाएंगे, और ये पावर फैक्टर हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा 7.54 एम्पियर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट में क्या करते हैं हम कि हमारा इफेक्टिव करंट यानी आई बराबर, आई डैश बराबर यहाँ करेंगे 1.5 इंटू आई। इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा आई का मान निकल कर आया है उसका गुणा हम 1.5 से करते हैं। ठीक है, तो हमारा मान कितना निकल कर आया था 7 कितना निकल कर आया था 7.54, तो इसका गुणा हम किससे करेंगे 1.5 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्टिव करंट निकल आएगा यहाँ। अतः पीवीसी इंसुलेटेड केबल, अतः पीवीसी इंसुलेटेड केबल की टेबल में देखने पर 2.5 mm² एल्यूमिनियम सिंगल पीवीसी इंसुलेटेड कंडक्टर है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ कंडक्टर, अब लेंथ ऑफ कंडक्टर देखेंगे तो क्या होता है। इसको देखने से पहले आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें आपको इस डायग्राम पर ध्यान नहीं देना है, मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है बस। ठीक है, देखिए जो ये वायर जा रहा है कौन सा वाला, ये वायर जा रहा है जो ऊपर वाला, ये कौन सा है रिजिड वायर है। ठीक है, कौन सा है रिजिड वायर। और जो हमारे दो मोटर स्विच और स्टार डेल्टा स्विच यानी जो भी इसके बीच की दूरी है ये क्या हमारा फ्लेक्सिबल है। ऐसे ही ये वाला फ्लेक्सिबल है हमारा, ये हमारा रिजिड है, ये भी रिजिड है, और यहाँ पर ये जा रहा है ये भी फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये हमारे फ्लेक्सिबल वायर है, यानी कि जो भी हमारे इस तरह जा रहे हैं वो हमारे कौन से रिजिड है, और ये सॉरी फ्लेक्सिबल है, और ये जा रहा है वो रिजिड है, और बस यहाँ पर ये वाला फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसके हम लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि मेन स्विच टू मोटर स्विच, मेन स्विच टू मोटर स्विच कितने वो जा रहे हैं 3 वायर जा रहे हैं। ठीक है, कितने वायर जा रहे हैं 3 वायर। इसी प्रकार मोटर स्विच टू स्टार्टर स्विच 3, स्टार्टर टू मोटर टर्मिनल। चलो तो इसको भी आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, देखिए ये यहाँ से हमारा जा रहा है यानी कि मेन स्विच टू मोटर स्विच। ठीक है, मेन स्विच टू मोटर स्विच कितने जा रहे हैं 3 टर्मिनल। ठीक है, फिर मोटर स्विच टू स्टार्टर स्विच कितने जा रहे हैं 3 टर्मिनल। अच्छा, अब क्या करना है, यदि हमारी सिंगल फेज मोटर है, कितनी है सिंगल फेज मोटर है, और उसमें हम स्टार स्टार डेल्टा प्रयोग किया जा रहा है तो इसमें 6 वायर निकलेंगे। यदि केवल डेल्टा प्रयोग किया जाएगा तो उसके लिए हम 3 वायर निकलेंगे। तो हमारे जो सिंगल फेज की मोटर है उस ये हमारी 3 फेज की मोटर है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। अगर सिंगल फेज यहाँ लिखेंगे तो उसके लिए इसमें डेल्टा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा के लिए खाली 3 वायर जाएंगे यहाँ से, 3 वायर। ठीक है, और हमारी साइड में जो दिखाया गया है वो 3 वायर यानी सिंगल फेज के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने पहले बताया आपको रिजिड वाले कौन से वाले हैं, जो हमारे हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, सॉरी वर्टिकल जा रहे हैं, जो ऐसे जा रहे हैं ऊपर, ऐसे जा रहे हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल हैं, ऐसे जा रहे हैं वो रिजिड हैं। कौन कौन से फ्लेक्सिबल हैं, एक हमारे मेन स्विच टू मोटर स्विच। ठीक है, यानी स्विच स्विच के बीच में जो भी ओरिएंटल है वो हमारे फ्लेक्सिबल हैं, और एक नीचे जो नीचे अर्थिंग नीचे जा रहा है वो हमारा फर्श से नीचे जा रहा है वो एक फ्लेक्सिबल है, और बाकी हमारे सब रिजिड हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अब दे रखा है रिजिड साइज कितना है 19 19 19 19 19। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर 3, यानी अब इसका गुणा और इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये 3 इंटू 0. रिजिड यानी रिजिड रिजिड का और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल का गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए तो रिजिड का एक हमारा ये रिजिड और एक ये रिजिड, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो पहले इन सब कर लेते हैं, तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा 3, और 0.5 और 3 करेंगे तो 15, यानी 1.5 आ जाएगा। इनका करेंगे तो 15 3 45, और ये 12 3 36 पॉइंट लग जाएगा बीच में। फिर इनकी टोटल लेंथ करेंगे, टोटल लेंथ करेंगे तो क्या करेंगे, यानी रिजिड रिजिड जोड़ देंगे और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल जोड़ेंगे। तो देखिए पहले पहले इसको जोड़ लो, इसका टोटल लेंथ निकाल लिया हमारी 12, 12 प्लस 12 का 10%, 12 का 10%, तो 12 का 10 12.36, 12.6 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 13.86 अप्रॉक्स कितना आ जाएगा इसका, यानी इसके साथ बराबर में कितना है 14 mm मान लेंगे, 14 मीटर। अब देखो लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या क्या होगा, यानी रिजिड 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 जोड़ेंगे और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल वायर जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों ने अलग अलग जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ना है, देखिए जैसे अब आपको दे रखा है रिजिड, अब हमको क्या जोड़ना है रिजिड जोड़ना है पहले। तो रिजिड के लिए क्या करना है, देखो रिजिड एक यानी एक ये है और एक ये है, तो कितना है 1 और कितना है, तो 1 आ जाएगा यहाँ, और 1.5 1.5 ये वाला। ठीक है, सॉरी सॉरी गलत, ये वाला 1.5 आ जाएगा यहाँ। अब इन्हें जोड़ेंगे दोनों में कितना हो जाएगा 2.5,
कितना हो जाएगा 2.5, ये यहाँ दे रखा है 2.5, फिर 2.5 का 10% निकालेंगे तो 2.5 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पॉइंट इतना आ जाएगा। फिर इसी प्रकार फ्लेक्सिबल जोड़ेंगे, फ्लेक्सिबल जोड़ लो, कितना 0.5 और 0.2, 0.5 और 0.2 कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, ये वाला इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा 1.7। फिर 1.7 का 10% निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर, 1.87 आ रहा है ना, अप्रॉक्सीमेट इसको 2 मीटर लिख लेंगे। इसी प्रकार अब हम देखेंगे लिस्ट ऑफ मटेरियल। अब हम पावर मोटर के लिए लिस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे तो क्या होगा, इसके लिए होगा आईसी बोर्ड एक जो कि 150 रुपये का आता है, 150 रुपये, 15 एम्पियर 15 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड TPIC, ये 2 यूज करने 300 रुपये का आएगा और 300 दूनी 600 हो जाएगा। ठीक है, अब रिजिड हमारा 3 मीटर चाहिए, 20 रुपये मीटर, 20 60 हो जाएगा। फ्लेक्सिबल 2 मीटर चाहिए, ये 15 रुपया का है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसी प्रकार कंड्यूट बैंड, ये हमको 3 चाहिए, मात्रा में 3 चाहिए और रेट भी 3 है तो 3 का 9 रुपये हो जाएगा। निप्पल चाहिए, निप्पल 2 चाहिए, 2 रुपये रेट है, 2 दूनी 4 हो जाएगी। बुशिंग 2 चाहिए, 3 रुपये रेट है, 3 दूनी 6 रुपये हो जाएंगे। लॉक नट 4 चाहिए, 2 रुपये प्रति है, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। गुल्ली 30 चाहिए, 2 रुपये दर्जन है, 2 रुपये दर्जन है तो कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 हो जाएगा। इसी प्रकार सैडल 19 mm की हमको 30 मीटर चाहिए और ये 30 चाहिए और ये क्या है 30 mm दर्जन है, 3 तक का 900 रुपये हो जाएंगे। अब इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, टोटल करने के बाद फिर क्या करेंगे, टोटल करने के बाद अब ये हमारा अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आया है, अमाउंट आया है हमारा 1887। फिर लेबर कॉस्ट निकालेंगे, लेबर कॉस्ट कितना निकालेंगे हम 20%, तो 20% इसका निकाल लेंगे, 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 37.377.4। इसी का कंटेनेंसी चार्ज 5% निकालेंगे। ठीक है, फिर हमारा कितना आ जाएगा कंटेनेंसी चार्ज 5% निकालने के बाद कितना आएगा 943.5। फिर सुपरविजन चार्ज निकाल लेंगे तो ये इतना आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट यहाँ सभी को जोड़ देंगे तो ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें आपको दिखाता हूँ। इसमें 3 वायर जा रहे हैं इधर से, फिर यहाँ से मोटर स्विच में जा रहे हैं, यानी मेन स्विच से मोटर स्विच में जा रहे हैं। ठीक है, मेन स्विच से मोटर स्विच स्टार्टर में जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम यदि हम सिंगल फेज मोटर यूज़ करेंगे तो डेल्टा यूज़ करेंगे, और यदि स्टार डेल्टा यूज़ करेंगे तो फिर हमारे 6 वायर जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, और यदि एक वायर सिंगल फेज मोटर करेंगे तो 3 वायर जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा हमारा सुनम में, यानी कि रिजिड है, दृढ़ और रिजिड ऐसे करके कुछ। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कार्यशाला जिसमें 3 विद्युत मशीन लगी हैं, एक कार्यशाला जिसमें 3 विद्युत मशीन लगी हैं, कौन कौन सी मशीन लगी हैं, यानी कि वेल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन और प्रेरण मोटर, यानी कि 5 kVA 400 वोल्ट 3 फेज मोटर। अब सिंगल फेज 400 वोल्ट, यानी ये सिंगल फेज है, ये 10 HP 1 HP 10 HP की मोटर है और ये 200 इतने की है। और ये हमारा 5 kVA ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वही 1 HP और 10 HP, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी 1 मीटर, 2.5 मीटर और 0.5। पूर्वानुमान में लिखना है, पूर्वानुमान में कैसे लिखेंगे, यानी कि 1 HP मोटर के लिए एफिशिएंसी, सॉरी 10 HP के मोटर के लिए एफिशिएंसी कितनी होती है 0.8, पहले बताई थी मैंने आपको, यानी 5 से और 20 के बीच में यदि आती है तो उसके लिए हम कितना लिखेंगे 0.8, और यदि 20 HP से ज़्यादा है तो उसके लिए हम 0.9 लेंगे, और यदि 20 यानी 5 एम्पियर से कम है तो उसके लिए 7 लेंगे, और यदि 1 एम्पियर के लगभग या बराबर है तो उसके लिए हम 0.6 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 5 kVA ट्रांसफार्मर। अब देखिए MSDB यानी कि मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मोटर स्विच, ट्रांसफार्मर स्विच, स्टार्टर तथा हॉरिजॉन्टल फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगते हैं। मशीन को 0.5 मीटर ऊपर फाउंडेशन पर लगाते हैं, यानी पहले बताया था मैंने आपको कि ऐसे ये फाउंडेशन बनी हुई है, इस पर मोटर लगी हुई है, तो इसकी जो ऊंचाई वो कितनी है 0.5 मीटर। ठीक है, 1 HP मोटर के लिए डोल स्टार्टर तथा 10 HP मोटर के लिए डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि 1 HP मोटर के लिए डोल स्टार्टर तथा 10 HP मोटर या 5 HP मोटर के लिए कितना उपयोग करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा ये वाला सही था। 1 HP मोटर के लिए डोल स्टार्टर प्रयोग करते हैं। 1 HP मोटर, यदि आपको एक HP मोटर है तो उसके लिए डोल स्टार्टर प्रयोग करते हैं, और 1 से अधिक है तो उसके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करते हैं, जिसमें 6 वायर निकलते हैं उसके लिए। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था आपको। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, डोल स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक करते हैं, डोल स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक की मोटर के लिए करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कब कहाँ तक करते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 20 HP तक। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का 20 HP से अधिक के लिए। अब चलते हैं अपने लेआउट डायग्राम पर। ये क्या है हमारा,
यहाँ लगा हुआ है 5 kVA ट्रांसफार्मर, ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर स्विच है। ऐसे ही यहाँ पर ये 1 HP मोटर है, फिर उसके लिए क्या है, हमारा डोल स्टार्टर लगा हुआ है और ये मेन स्विच है, ठीक है, मोटर स्विच, यानी डोल स्टार्टर और मोटर स्विच लगा हुआ है। फिर हम 10 HP मोटर है, ये 10 HP मोटर के लिए क्या है, यहाँ पर ये लगाओ स्टार डेल्टा स्टार्टर और मोटर स्विच लगा हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 2.5 और ये 1, यानी 3.5, 3.5 तो इतनी दूरी होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 3.5 और 3 कितनी हो जाएगी, 6.5। ऐसे ही फिर यहाँ 3 जोड़ देंगे तो ये कितना है, 9.5। ऐसे ही फिर 3 और जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 12.5। इस प्रकार हमारी ये लेंथ यहाँ तक पहुँच जाएगी, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन के सभी कंपोनेंट डिवाइस के लिए अलग अलग वायर निकलते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ना, ये वाला, यहाँ से सभी के लिए अलग निकलेंगे, मोटर के लिए अलग, 1 HP मोटर के लिए अलग, 10 HP के लिए अलग, ट्रांसफार्मर के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग वायर निकलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम कैसा होता है इसका, देखिए ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहाँ से 3 वायर निकले, 3 वायर निकले, फिर इसके लिए 3 जा रहे हैं, इसके लिए 3, यानी कि मेन स्विच टू स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये 10 HP वाला है, मोटर स्विच, सॉरी मोटर स्विच है वो, ये वाला देखो, यानी कि यहाँ से गया तो पहले क्या मिला, MSB यानी मोटर स्विच मिला, उसके बाद स्टार डेल्टा, फिर स्टार डेल्टा से ये मोटर कनेक्ट है। फिर इसी प्रकार यहाँ जाएंगे तो इसके लिए क्या है, मोटर स्विच, फिर डोल स्टार्टर, फिर इसके लिए जाएंगे तो इसके लिए ट्रांसफार्मर स्विच, ट्रांसफार्मर स्विच के बाद डायरेक्ट KVA जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो ये पहले कहाँ जा रहा है, यहाँ से यूँ मुड़ेंगे तो ये मोटर स्विच, स्टार डेल्टा स्विच, उसके बाद ये 10 HP मोटर जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे तो ये क्या है, मोटर स्विच, उसके बाद डोल स्टार्टर जुड़ा हुआ है, डोल स्टार्टर से सिंगल फेज की मोटर जुड़ी है। फिर यहाँ से जाएंगे यूँ, यहाँ से जाएंगे तो ये ट्रांसफार्मर स्विच मिल जाएगा, उसके बाद ये 5 KVA भी ट्रांसफार्मर है। अब देखेंगे सिंगल लाइन डायग्राम हो गया। अब देखेंगे हम मल्टी लाइन डायग्राम या कंड्यूट डायग्राम क्या बोलते हैं, यानी मल्टी लाइन डायग्राम या कंड्यूट डायग्राम। तो ये लगा हुआ है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन मोटर स्विच, स्टार डेल्टा स्टार्टर, उसके बाद क्या होगा कि हमारे यहाँ से यहाँ तक आया मोटर स्विच है, और मोटर स्विच थे स्टार डेल्टा स्टार्टर। यदि स्टार और डेल्टा स्टार्टर हैं, ध्यान से सुनना, स्टार और डेल्टा यदि दो हैं तो उसमें से एक स्टार के और डेल्टा के, यानी कि 3 वायर जाएंगे, तो यहाँ मोटर के लिए कितने जाएंगे, 6 वायर जाएंगे। यदि बात केवल डेल्टा की होगी तो डेल्टा के लिए 3 वायर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर के लिए 3 वायर जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने रॉन्ग यानी कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैंने इसको कर दिया है, यानी कि ध्यान से देखना, डोल स्टार्टर के लिए 3 वायर जाएंगे, और स्टार डेल्टा यदि स्टार और डेल्टा यदि दोनों हैं तो उसके लिए हम 6 वायर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, मोटर स्विच से। अब देखो, अब दूसरा जाएगा हमारा इसके लिए, यानी कि मोटर स्विच के बाद फिर कहाँ जाएगा ये, डोल्टा में, सॉरी डोल में, डोल स्टार्टर में, डोल स्टार्टर से 3 वायर जाएंगे मोटर स्विच तक। फिर ऐसे ही यहाँ पर जाएंगे, इसके लिए भी 3 वायर जाएंगे, यानी अलग अलग के लिए, सभी के लिए अलग अलग वायर जाएंगे 3 होने के लिए, ठीक है। यहाँ से जाएगा इसके लिए 3, ट्रांसफार्मर से मोटर स्विच के लिए 3, ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर के लिए। अब एक चीज़ और देखना, जो यहाँ तक की दूरी लिखती है 0.3, और ये इतनी दूरी कितनी है 1, यानी ये वाली दूरी कितनी है 1 मीटर, और ये 0.3 मीटर, और हमारी जो फाउंडेशन है वो कितनी है 0.5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर दे रखी है ये। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा डायग्राम। चलते हैं आगे, ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ करंट। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, फॉर 10 HP मोटर के लिए, किसके लिए, 10 HP मोटर के लिए करंट निकालेंगे। तो HP प्लस 735 अपॉन √3 एफिशिएंसी इंटू बी इंटू कॉस 5। तो हमारी जो मोटर है वो कौन सी वाली है, HP, यानी कि 10 HP है, 735 अपॉन यानी √3 का मान, एफिशिएंसी, वोल्ट और पावर फैक्टर सभी का मान निकाल लेंगे। उसके बाद गुणा करके इसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, 16.59 एम्पियर। फिर इफेक्टिव करंट निकालेंगे। इफेक्टिव करंट के लिए क्या करते हैं, आई डैश बराबर 1.5 इंटू आई, यानी जो भी आई का मान निकला है उसका हम 1.5 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या निकलाएगा हमारा, इफेक्टिव करंट निकलाएगा। अब देखते हैं, अतः 10 HP मोटर के लिए 30 एम्पियर 50 वोल्ट TPIC मोटर स्विच होगा। अब देखते हैं सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज के लिए देखेंगे तो सिंगल फेज के लिए HP अपॉन √3 और एफिशिएंसी इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर, तो इसका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा। इफेक्टिव करंट निकालेंगे तो इसका भी आई बराबर 1.5 इंटू आई से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा इफेक्टिव करंट 1 के लिए कराएगा। अतः 1 HP मोटर के लिए 15 एम्पियर
500 वोल्ट TPIC मोटर स्विच लगेगा। इसी प्रकार अब हम कम उसके लिए निकाल लेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। तो 5 के ट्रांसफार्मर के लिए 5 और इंटू वोल्ट में, तो वोल्ट 1000 वोल्ट अपॉन √3 और ये हमारा निकल आएगा इसके लिए। अब देखते हैं, ये हमारी लोकेशन है कुछ उसके लिए जो हमारी मोटर में लगे हुए वायर हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। यह क्या कह रहा है, मेन स्विच टू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मेन स्विच से, जो मेन स्विच हमारा वो डिस्ट्रीब्यूशन तक कितने वायर जा रहे हैं। ठीक है, तो कितने जा रहे हैं, हमारे 3 वायर जाते हैं। ठीक है, 3 वायर जाते हैं, तो 3 वायर यहाँ दे रखा है। उसके बाद क्या क्या होगा, और इसका वायर कौन सा है, रिजिड 25 mm 0.5। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, 10 HP मोटर के लिए, 10 HP मोटर के लिए पहले हम अब लेते हैं 10 HP मोटर के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन से मोटर मोटर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन से मोटर स्विच तक कितने जाएंगे, 3 वायर जाएंगे। और ये कौन से वायर हैं, रिजिड वायर हैं 25 mm के, और ये 0.5 प्रति मिलते हैं। और इनका गुणा कर देंगे हम 3 से, 3 से गुणा कर देंगे, 3 इंटू 6.5 कितना आ जाएगा, 19.5। अब देखते हैं आगे क्या है, MS यानी कि मोटर स्विच से स्टार्टर तक, मोटर स्विच से स्टार्टर तक कितने वायर जाते हैं, 3। देखिए वाल देखते हैं, मोटर स्विच से स्टार्टर स्विच कहाँ है, मोटर स्विच से स्टार्टर स्विच, देखो ये हमारा मोटर स्विच से स्टार्टर, देखो ये हमारा, ये मोटर स्विच, मोटर से कहाँ जा रहा है, स्टार्टर तक। यानी डेल्टा स्टार्टर ही होते हैं ना, तो मोटर स्विच से डेल्टा स्टार्टर तक कितने वायर हैं, इसमें 3 वायर है। देखो 3 वायर है ना, ठीक है, यही होता है। और हमारे मोटर स्विच से स्टार डेल्टा तक स्विच कितना है हमारा, 3। और स्टार डेल्टा से मोटर तक, मोटर टर्मिनल तक कितने होते हैं, 6 वायर होते हैं 10 HP के लिए। ठीक है, देखिए तो मोटर स्विच से स्टार्टर तक कितने, 3। ये कौन से हैं, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल 0.5 mm, और ये कितने गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। अब स्टार्टर टू मोटर स्विच, मोटर टर्मिनल, तो अभी बताया आपको स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक कितने वायर जाते हैं, 6 वायर जाते हैं, जो नीचे अभी आपको दिखाई थे। इसमें ये दोनों प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ठीक है, अब एक HP मोटर के लिए, एक HP मोटर के लिए क्या होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से मोटर स्विच तक, डिस्ट्रीब्यूशन से मोटर स्विच तक 3 वायर रेजेड 9.5, और इसका गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा। अब मोटर स्विच से स्टार्टर तक, मोटर स्विच से स्टार्टर तक 3 वायर, अभी आपको बताया था फ्लेक्सिबल प्रयोग, फ्लेक्सिबल कंड्यूट वो साइज हो जाएगा, और साइज कितना है 0.5, और इतना हो जाएगा। अब स्टार्टर से मोटर टर्मिनल, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल के लिए कितने जाएंगे, यदि सिंगल फेज की मोटर है तो उसके लिए भी 3 वायर जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सिंगल फेज की मोटर के लिए 3 वायर जाएंगे मोटर टर्मिनल से, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक 3 वायर, जिसमें फ्लेक्सिबल होंगे वो 0.3 0.9। अब देखते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। तो ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, 5 KVA ट्रांसफार्मर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रांसफार्मर स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रांसफार्मर स्विच 3 वायर, और ट्रांसफार्मर स्विच से ट्रांसफार्मर टर्मिनल तक 3 वायर, जो कि हमारा पहला रिजिड और दूसरा रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों। अब क्या करेंगे हम, अब हम ज्ञात करेंगे इसमें लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी वायर की लंबाई। तो अगर हम वायर की लंबाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इसमें करेंगे रिजिड रिजिड और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल, यानी रिजिड और रिजिड, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल जोड़कर उसका 10% निकाल लेंगे। 10% निकालने के बाद उसका फिर क्या करेंगे हम, 10% निकाल लेंगे उसका रिजिड का, 10% निकाल लेंगे फ्लेक्सिबल का, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या क्या निकल आएगा, टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर निकल आएगी। ठीक है, अब ये हमारा उसके लिए मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल साड़ी क्या है, ये DB बोर्ड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कितना चाहिए, एक चाहिए, कितने का मिलेगा, 700 रुपये का, 700। TPIC स्विच, ठीक है, PVC इंसुलेटेड कंडक्टर, निप्पल 20 की, निप्पल 19 यानी कि 9 रुपये मात्रा में 1.5 प्रति मिलेंगे। इनका गुणा करने कितना आ जाएगा, 19 पॉइंट कितना आ जाएगा इनका, 13.5। और बुशिंग लॉक, लॉक नट, सैडल, गुल्ली, रगनेट, रैग बोल्ट, नट बोल्ट आदि। 8 SWG का GI वायर 5 kg 400 kg 2000, अर्थ सेट 6 पॉइंट इतने। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर इंटरनल वायरिंग का। ये क्या है, एक छोटा घर का प्लान चित्र में दिखाया गया है। कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हुए इसका विद्युतीकरण 100 वाट वाला एक सॉकेट भी प्रत्येक कमरे में लगाना है। छत की ऊंचाई कितनी है, छत की ऊंचाई 0.5 मीटर। इंस्टॉलेशन प्लान बनाइए, प्रपत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, समान कुल मात्रा लागत मजदूर को सब चीज़ ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए ये हमारा चित्र है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें एक पंखा एक बल्ब है, ये 5 एम्पियर सॉकेट लगी हुई है, सॉकेट, और ये एक पंखा एक बल्ब, ये 2 बल्ब, यानी 2 बल्ब और 2 बल्ब, 4 बल्ब और एक पंखा, और 5 एम्पियर सॉकेट और 5 एम्पियर, यानी 7.1 है इसमें। इसका पूर्वानुमान देखिए, पूर्वानुमान देखेंगे तो क्या होगा, पूर्वानुमान
मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर तथा स्विच बोर्ड फर्श से 1 मीटर होगी। ठीक है, जो भी दे रखा है ये तो इसमें माना गया, लेकिन आप मान सकते हैं 1.5 मीटर डिस्ट्रीब्यूशन और 1.25 स्विच बोर्ड मान सकते हैं। विद्युत वायरिंग की क्षैतिज धड़ यानी कि फर्श से 3 मीटर ऊंची, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही पता पड़ जाएगा ना उसमें, क्योंकि 0.5 3.5 ऊपर तो वो छती है, उसकी 0.5 नीचे हमारी वायरिंग होती है, तो 3 मीटर उसकी हो जाएगी। अच्छा, सभी प्रकार के बिंदु क्षैतिज धड़ पर ही लगाए जाएंगे। प्रकाश बिंदु का भार 60 वाट तथा पंखे का भार 60 वाट। प्रकाश बिंदु का भार 100 वाट, यानी बल्ब का 100 वाट और पंखे का 60 वाट। दीवार की मोटाई कितनी है? 1.3 मानेंगे, यानी 0.3 मान लेता हूँ यार। वायरिंग की लूप इन मेथड में करनी है। देखिए, फिर हमको क्या करना है, लोड ऑफ करंट। लोड ऑफ करंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बिंदु लिखेंगे, बिंदु संख्या, बिंदु भार, कुल भार और धारा। तो बिंदु यानी बल्ब कितने रखे हमारे उसमें? 4 बल्ब हैं, 4 बल्ब, 1 फैन और 2 5 पिन सॉकेट। तो बल्ब हमारा 60 वाट का है, सॉरी उसमें 100 वाट का दे रखा है ना, पर लेकिन हमने 100 वाट का दे रखा है शायद। हाँ, लेकिन ये मिस्टेक हो गई थोड़ा, आप 100 वाट मान कर ही करना, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें 60 वाट माना गया है बल्ब, 60 वाट फैन और 100 वाट एम्पियर। तो इसका गुणा कर लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये इतना, और इसे जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा, और ये पॉइंट कितने आ जाएंगे 7, और 230 की ग्राउंड में सप्लाई जाती है, 500 में करेंगे तो 2.2 निकल आएगा। अर्थात परिपथ में 10.800 वाट होते हैं तथा इसमें इतनी है। तो कितने हमारे इसमें 7 पॉइंट हैं, और धारा कितनी निकल कर आई है, वाट नहीं जोड़ेंगे इसमें, वाट 500 निकल कर आए हैं। ठीक है, अर्थात परिपथ में 10 पॉइंट इतनी धारा होनी चाहिए तथा परिपथ में क्षैतिज रन कितनी है, अब हम इसकी जोड़ देंगे, यानी कि 4 और 2 8, और ऐसे जोड़ कर देंगे, पाइप की लंबाई हो जाएगी इतनी, अर्थात वायर की लंबाई इंटू पाइप की लंबाई। तो हमारी जो पाइप की लंबाई अगर हमारी निकल आएंगी तो उसको हम गुणा कर देंगे, तो हमारी किसकी वायर निकल जाएगी, वायर की लंबाई निकल आएगी, यानी कि इसमें 24 निकली है ना। 24 कैसे निकली है देखते हैं, इसमें नहीं दे रखा है, परंतु मैंने जो क्वेश्चन किया था वो मान कर किया था, इसलिए इसमें 4/4 ऐसे करके कुछ माना था। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, क्या यदि पाइप की लंबाई निकालनी है, तो सॉरी वायर की लंबाई निकालनी है, तो हमारी जो पाइप की जो हमारी जो कमरे में जो वो दे रखे होते हैं, मार्क दे रखे होते हैं, मार्क पॉइंट कि यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी है, तो वो निकालने के बाद उसमें 3 का गुणा कर दो तो हमारे वायर निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रन यानी कि 3.5 रखा है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, और स्विच बोर्ड की 1.25, और MSB या DB 1.5 मीटर का। सर्किट ब्रेकर में 1 2 3 4 बल्ब और 1 फैन और 2 5 पे सॉकेट लगी हुई हैं। उसके बाद मटेरियलिस्ट यानी DPIC स्विच, मटेरियलिस्ट DPIC स्विच 15 एम्पियर 200 वोल्ट, एक 150 रुपये का, 150 रुपये। 25 mm व्यास की सॉकेट, इतनी सैडल लिस्ट ऑफ इतनी तार, होल्डर होल्डर कितनी, होल्डर वगैरह 5 10 रुपये का आता है। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इस सभी को जोड़ने के बाद जो भी हमारी मान निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो हमारा इस अमाउंट का 20% निकालेंगे तो ये लेबर चार्ज हो जाएगा, 5% निकालेंगे कंटेनेंस चार्ज, और 10% निकालेंगे सुपरविजन चार्ज। ठीक है, और लास्ट में सभी को जोड़ देंगे, ये हमारी इसका मान निकल आएगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन आगे हमारा, आगे क्वेश्चन है हमारा किससे, ये हमारा ओवरहेड लाइन से। ओवरहेड लाइन से क्या, एक सरोपरी 11 की लाइन को स्थापित करने के लिए प्रति किलोमीटर आवश्यक सामान्य सूची बनाइए तथा लागत का आकलन कीजिए। 10 मीटर लंबे पोल, ACC चालक, और स्पान कितना उसमें 100 मीटर स्पान है। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ पोल्स निकालेंगे कितना आ जाएगी, टोटल लेंथ अपॉन स्पान। तो टोटल लेंथ यानी 1 किलोमीटर है ना, प्रति किलोमीटर की रखा है, तो ये 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर अपॉन नीचे 100, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और टोटल लेंथ, टोटल ऑफ पोल निकालेंगे तो उसमें 10 और 1 11, यानी कि 11 पोल हो जाएंगे इसमें। और अब बात किसकी हो रही है इसमें, 11 की भी सरोपरी लाइन में, तो 11 की भी है ना, तो उसके लिए यानी कि एक, देखिए जैसे हमारे 11 पुल थे, तो उसमें एक, जैसे एक तो इधर में जो उसके लिए बना रहेंगे, ये 2 ऐसे ऐसे लगे रहेंगे 2 साइड में। ठीक है, और बाद बाकी ये बीच में लगे रहेंगे, तो ये हमारे ऐसे उड़ेंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पर ये इसको स्टे वायर की तरफ से रोक लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 2 खंभे लगेंगे, यहाँ पर लगेगा एक, और एक इधर लगेगा, तो इनके पीछे क्रॉस लगा देंगे तो ये मजबूती बन जाएगी इसमें, और बीच में ये लगे रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं लेंथ ऑफ फेज वायर। लेंथ ऑफ फेज वायर के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू टोटल लेंथ,
3 इंटू लेंथ ऑफ वायर, तो 3 इंटू यानी कि हमारे 3 तो है ही है, और वायर की लंबाई कितनी है, 1,000 मीटर, 1,000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। तो इसमें हम निकालेंगे इसका कितना आ जाएगा 3,000, और 3,000 का 20% निकालेंगे सेग, तो ये कितना आएगा 3660। अब अर्थ वायर कितना होता है 1 इंटू कितना है, ये हो जाएगा 1000, प्लस के इसका भी कितना निकालना है 2%, तो ये भी 1000 हो जाएगा, ठीक है 1000। तो ये तो 1000 है ही है, क्योंकि यहाँ तो कटेगा ही नहीं, प्लस यहाँ पर ये 2% है, तो इसमें क्या होगा, नीचे 100 कट जाएंगे, ऊपर 10 बचेंगे, यानी कि 20। तो आंसर कितना निकल कर आएगा, 10-20 निकल कर आएगा इसका। अर्थ वायर की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10-20। अब देखते हैं अपने पोल जो भी दे रखे हैं, तो देखिए इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पोल हैं, ठीक है 11 तो पोल ये हो गए, और 2 इनके साइड में, यानी कि एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है इधर साइड में, एक यहाँ, यानी कि 2 पोल यहाँ पर हैं, 2 यहाँ हैं, और बाद बाकी ये 9 बीच में, और पहला अर्थिंग किया गया है, और 2-4 छोड़कर फिर कर दिया गया है, 2-3 छोड़कर। तो टर्मिनल पोल का यदि आपको डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है, यानी कि यहाँ पर ये स्टे वायर से रुका हुआ है, ये इसमें इंसुलेटर लगे हुए हैं, और ये क्लैंप लगी हुई हैं, और ये डिस्क इंसुलेटर है, और ये हमारे पोल हैं, ठीक है, और ये अर्थिंग किए हुए हैं। तो अब क्या करना है तुमको, अब इनकी लिस्ट ऑफ मटेरियल, तो सामग्री स्पेसिफिकेशन कितना, RSS पोल चाहिए, RCC पोल 10 मीटर, 11 kV डिस्क इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर 11 kV पिन इंसुलेटर, टी क्लैंप, जंपिंग जंपर वायर, स्टोन पैड, डेंजर प्लेट विद क्लैंप डेंजर प्लेट विद क्लैंप, 11 kV पिन इंसुलेटर, कांटेदार बारोड वायर, एल्यूमिनियम आदि, इन सभी का मान निकाल कर कॉस्ट निकाल कर लेवी चार्ज निकाल लेना, और ये आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।